नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में। चाहे वो यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में संविधान सभा एक महत्वपूर्ण टॉपिक रही है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए मैं आज संविधान सभा के बारे में डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, टोटल 395 अनुच्छेद थे, ठीक है? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो संविधान है, ये क्यों बनाया जाता है? किसी देश के लिए संविधान का महत्व क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है? वैसे देश दुनिया में तो लगभग जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबके पास अपना एक संविधान है। लेकिन संविधान का काम क्या होता है? देखिए दोस्तों, संविधान वैसे तो बेसिक काम करता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी और उस देश को कैसे चलाया जाएगा, ये मूलभूत बातें जो हैं संविधान में लिखी होती हैं। और जो लिखित संविधान होता है, कहीं न कहीं वो सरकार या केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बँटवारा होता है, उसको भी डिसाइड करने में बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान देता है। और ख़ास करके लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी संविधान ही काम करता है। तो अगर हम स्पेशली बात करेंगे भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और खास करके ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद अगर दूसरी बात करें, तो आखिरकार ये संविधान जो है भारत का इतना लंबा संविधान बना, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और काफ़ी बढ़िया संविधान माना जाता है, क्योंकि देश दुनिया के जितने भी बेहतरीन संविधान थे, उन सारे संविधानों के जो अच्छे गुण थे, जो अच्छी बातें थी, उन सारे गुणों को भारतीय संविधान में पिरोया गया है और जो भी हमारे अनुकूल था उसको हमने लिया। जैसे कि मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है? संविधान में जो लचीलापन है उसका, मतलब उसमें जो लचीलापन का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन कितने आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रिटेन से उठाया और कुछ ऐसे संविधान के भाग थे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट्स थे, जिनका संशोधन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको हमने अमेरिका से लिया। तो हमारा जो संविधान है, वो ना तो कठोर है, ना ही न लचीला है, ये दोनों का मिश्रण आप कह सकते हैं, ठीक है? ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान बनता कैसे है? सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान कैसे बनता है? तो संविधान दोस्तों एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। यही संविधान लेजिटिमेट भी माना जाता है। विधि मतलब ऐसा कह सकते हो लीगल माना जाता है, क्योंकि अगर कोई राजा संविधान बना दे तो उसको लीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है? इसलिए संविधान सभा जो बनाती है, क्योंकि संविधान सभा को चुनता कौन है? जनता चुनती है। हमारी जनता जो है वही चुनती है संविधान सभा को, इसलिए हमारा जो संविधान है उसको लीगल माना गया, वैध माना गया। ऐसा नहीं है कि इसको ये कह दिया गया कि नहीं ये संविधान तो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान जब राजा बनाता है, बिना किसी की अपनी ही मर्जी चलाता है, तब उस संविधान को नहीं। जैसे नेपाल एक बड़ा उदाहरण रहा इस मामले में कि वो उस देश में बहुत सारे संविधान बने और बहुत सारे संविधान मिटाए गए। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैधता थी, उसकी जो विधिक शक्ति थी वो नहीं थी, क्योंकि जनता का समर्थन हासिल नहीं था। भारतीय संविधान के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय संविधान जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से तैयार किया गया और जिस परिस्थिति में भारतीय संविधान बनाया गया दोस्तों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है माफ़ कीजिएगा, उस टाइम पर आपको पता ही है कि भारत में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था और बड़ी ही कठिनाई से भारत जो है अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ। चलिए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। तो अगर हम सवाल करें कि संविधान बनाया किसने, तो संविधान सभा ने बनाया। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि संविधान किसने लिखा? देखिए, संविधान लिखना और संविधान बनाना दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल के रूप में मानो कि मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, कोई किताब लिखता हूँ, ठीक है? या उसका आइडिया देता हूँ, तो उस किताब को लिखने का आइडिया तो मेरा है, ठीक है? आइडिया मेरा है, लेकिन मानो कि मैं लिखवा रहा हूँ किसी से उसको। जैसे एग्जांपल के रूप में महाभारत की अगर बात करें, महाभारत में
वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी, ठीक है, लेकिन लिखा उसको किसने? लिखा उसको गणेश भगवान ने। तो ऐसे ही समझ सकते हो कि भारतीय संविधान जो है उसको बनाया गया तो संविधान सभा के द्वारा, लेकिन उसको अपने लिपि में अपने हाथों से, मतलब जिसको बोलते हैं पांडुलिपि, अपने मतलब हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने राय ज्यादा ने किया, ठीक है। और संविधान का पिता किसको माना जाता है? संविधान का पिता माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनका योगदान थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसमें, ठीक है। उनको ड्राफ्ट कमेटी का हेड भी बनाया गया था और काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका अगर आपको जीवन परिचय पढ़ना हो तो कभी इंटरनेट पे पढ़िएगा। बहुत ही विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई करी, बहुत ही कठिन जीवन जिया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से भारतीय संविधान को ड्राफ्ट करने का उन्होंने काम किया था, ठीक है। चलिए एक हिस्ट्री समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री अगर समझने का प्रयास करेंगे तो 1895 में बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी जो कि महान क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की बात करी गई। उसके बाद एम एन रॉय साहब थे, जिनको साम्यवादी कहा जाता है, वो लेफ्टिस्ट विंग की तरफ से एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ उसका समर्थन करते थे। इन्होंने भी 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की और वो एक साम्यवादी नेता थे, लेनिन से प्रभावित थे उस टाइम पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग करती है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको भी समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने की बात की और उसके आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की। फिर अगस्त प्रस्ताव आया। वायसराय उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा पहली बार अगस्त प्रस्ताव लाया गया और अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया, ठीक है। आगे समझिएगा। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। हालांकि क्रिप्स प्रस्ताव उतना समर्थन इसको नहीं मिल पाया। उसका बड़ा रीजन ये था कि ना तो मुस्लिम लीग ना ही कांग्रेस इसकी बातों से सहमत थे, इसलिए इसको एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो कि इसके खिलाफ में ही भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद पहला सफल प्रयास होता है 1946 में, 1946 में, जब कैबिनेट मिशन सर पैट्रिक लॉरेंस और उसके अन्य जो सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में जब पहली बार कैबिनेट मिशन का गठन हुआ भारत में 1946 में, उसके बाद कहीं ना कहीं संविधान सभा के गठन और संविधान बनने के जो रास्ता था वो साफ हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना चाहिए कि जो कैबिनेट मिशन है वो काफी इंपॉर्टेंट था संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा संविधान सभा के बारे में बात कर लेते हैं। उसकी जो कितने लोग थे उसमें, कैसे कहाँ से चुनकर आए हुए थे। तो टोटल जो सीट थी वो 389 थी, 389 सीट थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 लोग चुनकर आए थे और चीफ जो कमिश्नरी है वहां से 4 लोग आए थे, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है जो बची हुई सीट थी वो रियासतों की थी, ठीक है। उस समय की कुछ महत्वपूर्ण रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संविधान सभा या भारत में शामिल होने से इनकार किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की आप बात कर सकते हैं, उसके बाद जूनागढ़ की थी और हैदराबाद की। हालांकि बाद में अलग अलग ऑपरेशंस करके इन तीनों को भारतीय देश में, भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। होता है इसका चुनाव, ठीक है, संविधान सभा के गठन का चुनाव होता है और उस चुनाव में कांग्रेस क्या करती है, कमाल कर देती है। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त होती है, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 पर और बाकी अदर जो पार्टीज थी उनको केवल 15 सीट मिलती है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि भयंकर बहुमत के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एकदम जोरदार तरीके से संविधान सभा में अपना बहुमत हासिल करती है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान बनाया गया उस पर कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव या कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। ऐसा कई बार आरोप लगाए जाते हैं संविधान सभा के ऊपर। और ये भी कहा जाता है कि जो संविधान सभा है वो लोकतांत्रिक नहीं थी, वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की नीतियों से, ब्रिटेन की पॉलिसीज से प्रभावित होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। ये भी कई बार सवाल उठता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं था। जो भारतीय संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों की एक महत्वपूर्ण इकाई थी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। स्वीकार कब हुआ? तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को मिल मिला करके संविधान सभा बन गई, ठीक है। माफ कीजिएगा, संविधान तैयार हो गया, ठीक है। हालांकि पूर्ण रूप से लागू हुआ आपको पता ही है
26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आप पूछें कि पहला अध्यक्ष कौन था अस्थायी रूप से, तो पहला जो अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। 9 नवंबर 1946 को पहली पहली बैठक होती है, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को, माफ करिएगा, ठीक है। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 11 नवंबर को दूसरी बैठक होती है, ठीक है। 11 दिसंबर को, ठीक है, बार बार नवंबर निकल रहा है, माफ कीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 को दोबारा से बैठक होती है और उसमें क्या किया जाता है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष को हटा करके अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और एक संवैधानिक सलाहकार का भी जो है मतलब पद सृजित किया जाता है, जो कि हमारे डॉक्टर बी एन राव थे, ठीक है। अगर आपको याद करना हो, मतलब कैसे याद करें कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आप एक इनका नाम ही समझे, बी एन राव, राय मतलब सलाह देने वाले, तो इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, माफ कीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो तीसरी बैठक में क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और इसको स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे हमारे नेहरू साहब, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। अब चलिए फाइनल मुद्दे पर आते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनता है, ठीक है। संविधान पूरे भारत पर लागू होता है। इससे पहले पूरे भारत इससे पहले जो संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण हिस्से थे जो लागू हुए थे, जैसे कि नागरिकता का हिस्सा, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा था और नागरिकता एक बड़ा मुद्दा उस समय बनकर उभरा था, इसलिए उसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल काफी लंबा रहा है। 12 वर्षों तक का उनका कार्यकाल था, 1962 तक वो राष्ट्रपति बने रहे, ठीक है। और अशोक स्तंभ को भारत का राजकीय चिन्ह बना दिया जाता है, ठीक है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत में जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य बन गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।